प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संगठन के सिद्धांत में आदेश की एकता का सिद्धांत। क्या? संगठन के सिद्धांत में आदेश की एकता का सिद्धांत, जिसमें आज हम केवल दो बातें लेंगे। आदेश की एकता के सिद्धांत का अर्थ और आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, दो बातों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, पिछला जो मेरा लेक्चर था संगठन के सिद्धांतों के संदर्भ में, वो पद सोपान के सिद्धांत के बारे में था कि कोई भी संगठन हो, चाहे निजी संगठन हो या फिर मैं कहूं कि सरकारी संगठन हो, जैसे निजी महाविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय है, या सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, या फिर कोई और संगठन है, जैसे राज्यों का पुलिस संगठन ले सकते हैं आप, या कोई भी और संगठन ले सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर बात यह है कि जब हम संगठन के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले सिद्धांत ये आता है कि भाई संगठन के अंतर्गत कार्य सुचारू रूप में हो, इसके लिए पद सोपान की व्यवस्था की जाए। पदों का एक क्रम होना चाहिए। अभी पद सोपान क्या होता है, इसके बारे में मैंने सभी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे। अब आज बात आती है आदेश की एकता के सिद्धांत की। फिर चाहे वह संगठन निजी हो या सरकारी हो, उसमें वास्तविक रूप में आदेश की एकता के सिद्धांत की भी पालना होनी चाहिए। आदेश की एकता के सिद्धांत का सीधा सा भावार्थ होता है कि वास्तविक रूप में आदेश देने वाला केवल एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए। अर्थात संगठन के अंतर्गत आदेश देने वाले या नेतृत्व करने वाले अनेकों अधिकारी नहीं होने चाहिए, बल्कि एक ही आदेश देने वाला होना चाहिए। आदेश देने वाला एक ही अधिकारी या नेता होने के कारण इसे आदेश की एकता के सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में कर्मचारियों को आदेश देने वाला एक ही अधिकारी होना चाहिए, एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए, एक ही नेता होना चाहिए। यदि एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा आदेश दिया जा रहा है तो वास्तविक रूप में कर्मचारी भ्रम में पड़ जाएंगे और वो कार्यों को कुशलता से नहीं कर पाएंगे। इसलिए संगठन में वास्तविक रूप में कर्मचारी जो कार्य करेंगे वो अकुशलता के रूप में करेंगे और किसी भी रूप में वो उत्तरदायित्व को नहीं निभाएंगे। क्यों? क्योंकि आदेश देने वाले जब अनेक होते हैं तो वास्तविक रूप में यहाँ पर ये बात कह करके पीछा छुड़ा लिया जाता है कि उन अधिकारी ने ये कहा, उन अधिकारी ने ये कहा, इसलिए यहाँ पर वास्तविक रूप में उत्तरदायित्व निश्चित नहीं हो पाता है। अतः संगठन में कार्य कुशलता से हो सके, कर्मचारियों में कोई भ्रम ना हो, इसलिए आदेश देने वाला केवल एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए। आदेश देने वाला एक ही उच्च अधिकारी होने के कारण इसे ही आदेश की एकता कहा जाता है, या इसे ही आदेश की एकता के सिद्धांत का नाम दिया जाता है। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा किस पर होगा? आदेश की एकता के सिद्धांत पर ही होगा। अर्थात संगठन में आदेश देने वाला एक ही उच्च अधिकारी या एक ही नेता होना चाहिए। आप किसी भी विभाग का अध्ययन करते हैं, जैसे शिक्षा विभाग की बात आती है तो शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। तो क्या शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2, 4, 5, 10 भी शिक्षा मंत्री होते हैं? नहीं, एक ही शिक्षा मंत्री होता है, उसी के द्वारा संपूर्ण विभाग को आदेश दिए जाते हैं। तो मेरा कहने का मूल भावार्थ ये है, चाहे आप किसी भी संगठन की बात करें, उसके अंतर्गत आदेश देने वाला केवल एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए। आदेश देने वाला जब एक ही उच्च अधिकारी होता है तो उसे ही आदेश की एकता की संज्ञा दी जाती है, या यही आदेश की एकता का सिद्धांत कहलाता है। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इसका परिभाषा, सामान्य भावार्थ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इनको मैं ठीक से समझाऊं, इससे पहले आप प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों को मेरे चैनल की जानकारी है, उनका परम दायित्व है कि आप अपने साथियों को भी भाई हमारे चैनल के बारे में अवगत कराएं, अर्थात उनके पास भी हमारी वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा। क्या कहा मैंने? हमारी वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का हित हो, और सभी विद्यार्थियों का हित ही मेरा हित है। मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, चाहे वह
फिर बीए अर्थात स्नातक स्तर की बात हो, या एमए अर्थात स्नातकोत्तर स्तर की बात हो, या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात हो, बशर्ते कि वह राजनीति विज्ञान से संबंधित है, तो राजनीति विज्ञान के संपूर्ण पाठ्यक्रम को मैं आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा मूल लक्ष्य यही है। मैंने लगभग 23-24 वर्ष तक महाविद्यालयों के अंतर्गत पढ़ाया, तो वहां मैंने देखा कि विद्यार्थियों को उस अनुरूप राजनीति विज्ञान नहीं समझाया जाता है जिस अनुरूप उनको समझाया जाना चाहिए। तो स्वयं विद्यार्थियों ने मांग की कि सर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड कीजिएगा जिससे कि हमारा हित हो सके। तो मैंने विद्यार्थियों की बात मानते हुए ही ये लक्ष्य तय किया कि मैं संपूर्ण राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इसका फायदा उठाइए। संगठन के सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, जिसमें इसका अर्थ और आवश्यकता लेंगे। यहाँ मैंने समझने के लिए 3 डायग्राम बनाए, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 और डायग्राम नंबर 3। आप इन तीनों के माध्यम से आदेश की एकता के सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। फिर चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात क्यों ना हो, अगर आदेश की एकता के बारे में कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, मैं दृढ़ विश्वास से कह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ नोट किया संगठन, फिर नोट किया कुशलता अकुशलता। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में किसी भी संगठन में, चाहे वो सरकारी संगठन हो या निजी संगठन हो, अगर आदेश देने वाला एक ही व्यक्ति है तो वास्तविक रूप में उस संगठन में कार्य कुशलता से होगा और सभी कर्मचारी जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। अगर उसी संगठन में आदेश देने वाले एक से अधिक व्यक्ति हैं, जैसे मैंने 3 लिखा है, 3, 4, 5, ठीक है, आदेश देने वाले एक से अधिक अधिकारी हैं, तो डेफिनेटली उस संगठन में कार्य कुशलता से नहीं होगा बल्कि अकुशलता से होगा। क्यों? क्योंकि सभी कर्मचारी भ्रम में रहेंगे। क्या कर रहा हूं? सभी कर्मचारी भ्रम में रहेंगे और वास्तविक रूप में वो जिम्मेदारी से कार्य नहीं करेंगे। ध्यान रखना है। फिर मैंने यहाँ तीर के निशान से संकेत किया है। क्या संकेत किया है? कि वास्तव में आदेश की एकता आखिर होती क्या है। वैसे इसका मैंने सामान्य अभिप्राय और परिभाषा ये नोट कर दिया, लेकिन इससे आप अच्छे रूप में समझेंगे। क्या? संगठन के अंतर्गत, जैसे संगठन हो गया, अब चाहे मैं फिर कह रहा हूं कोई निजी संगठन हो, निजी संगठन हो या फिर जो सरकारी संगठन हो, हाँ, तकनीकी कार्य की जब बात आती है तो उसके अंतर्गत थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन संगठन चाहे निजी हो या सरकारी हो तो उसमें आदेश देने वाला एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए। एक से अधिक है तो कार्य में भ्रम होगा और कार्य कुशलता से नहीं होगा। तो नोट करें, संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। मतलब केवल एक ही अधिकारी से आदेश ग्रहण करेगा। एक ही अधिकारी से आदेश ग्रहण करना या एक ही अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों को आदेश देना, यही आदेश की एकता कहलाता है। यही आदेश की एकता का सिद्धांत कहलाता है। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में 2 विरोधी आदेश होंगे। और जब 2 विरोधी आदेश होंगे, क्योंकि 2-3 अधिकारियों के द्वारा आदेश दिए जा रहे, तो एक अधिकारी कुछ आदेश दे रहा है, दूसरा कुछ दे रहा है, तीसरा कुछ दे रहा है आदेश, तो कर्मचारियों में क्या हो जाएगा? भ्रम हो जाएगा और वो संगठन में कुशलता से काम नहीं करेंगे। इसलिए वहां पर वास्तविक रूप में कार्य भी कुशलता से होगा और कर्मचारियों में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। नोट कीजिएगा, अगर एक से अधिक आदेश देने वाले अधिकारी हैं तो संगठन में कर्मचारियों में भ्रम होगा और कार्य अकुशलता से होगा, कुशलता से नहीं होगा, क्योंकि 2-3 विरोधी दृष्टिकोण हो जाएंगे। एक अधिकारी कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है। इसलिए आप देखिएगा सभी संगठनों में आदेश देने वाला, नेतृत्व करने वाला एक ही नेता होता है, एक ही अधिकारी होता है। एक से अधिक यदि है तो डेफिनेटली उस संगठन में कार्य कुशलता से नहीं होगा बल्कि अकुशलता से होगा और वहां कर्मचारी भ्रम होगा और कोई भी कर्मचारी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, सभी उत्तरदायित्व से पल्ला झाड़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यही क्या है? आदेश की एकता है। फिर से कह रहा हूं, आदेश की एकता मतलब संगठन में आदेश देने वाला एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए। यस, अब मैंने यहां नोट किया आदेश की एकता से अभिप्राय। सामान्य अर्थ क्या है? आदेश देने वाले के एक होने के कारण ही इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। अब ध्यान दें, बिल्कुल इजीली बात है। आदेश की एकता का सिद्धांत का मतलब क्या है? कि संगठन में आदेश देने वाले के एक होने के कारण ही इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। आप चाहे तो यहां जोड़ सकते हैं। अब चूंकि हम संगठन की तो बात कर रहे हैं, संगठन के सिद्धांतों की तो बात करें, तो संगठन के अंतर्गत, संगठन में, फिर मैं कह रहा हूं चाहे संगठन निजी हो या सरकारी संगठन हो, है ना,
तो संगठन में आदेश देने वाले के एक होने के कारण ही, मतलब एक ही अधिकारी होने के कारण, एक ही नेता होने के कारण, एक होने के कारण ही इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। संगठन में आदेश देने वाला एक ही उच्च अधिकारी या एक ही नेता होने के कारण इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। अब इसके लिए मैंने यहाँ दो परिभाषाएं विद्वानों की नोट की हैं, फिफनर तथा प्रेस्थस। प्रेस्थस फिफनर है, फिफनर मतलब क्या है, फिफनर नहीं बोलेंगे, फिफनर तथा प्रेस्थस कह रहे हैं कि आदेश की एकता से यह आशय है कि किसी संगठन का निजी हो सरकारी हो, किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति ही जवाबदार होगा। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में फिफनर का कहना है कि कोई भी संगठन हो, चाहे निजी हो या सरकारी हो, उसमें प्रत्येक सदस्य मतलब प्रत्येक कर्मचारी एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति जवाबदार होगा। वो केवल एक अधिकारी के प्रति जवाबदार होगा, और यदि एक अधिकारी के प्रति जवाबदार है तो डेफिनेटली वहां कार्य कुशलता से होगा, और यदि एक से अधिक अधिकारी आदेश देने वाले हैं तो वहां पर कार्य कुशलता से नहीं होगा, बल्कि कार्य में अकुशलता होगी, कर्मचारियों में भ्रम होगा। और वह किसी भी रूप में जवाबदार किसके प्रति होगा? जब आदेश देने वाले 3, 4, 5 अधिकारी तो किसको जवाब देगा, किसके प्रति जवाबदार होगा? तो यहाँ पर वास्तविक रूप में किसी की कोई जवाबदारी नहीं होगी, कोई उत्तरदायित्व नहीं निभाया जाएगा। इसलिए वास्तविक रूप में संगठन में आदेश देने वाला एक ही नेता, एक ही उच्च अधिकारी होना चाहिए, इनका ये कहना है। दूसरा फेयोल, हेनरी फेयोल कह रहे हैं कि किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। ध्यान दें, क्या कह रहे हैं? किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। मतलब संगठन के अंतर्गत वास्तविक रूप में कर्मचारियों को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। एक ही उच्च अधिकारी के द्वारा कर्मचारियों को जो आदेश दिया जाता है वह ही आदेश की एकता का सिद्धांत कहलाता है। यस, आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल इजीली रूप में समझा है। अगर यहाँ तक भी समझ नहीं आ रहा तो आगे देखिएगा, मैंने डायग्राम बनाया, मैंने नोट किया आदेश की एकता। आप इधर देखिएगा, यहाँ वास्तविक रूप में आदेश की एकता है, अर्थात आप देखेंगे यहाँ कि ये उच्च अधिकारी हो गया। अब ये उच्च अधिकारी क्या कर रहा है? इस अधिकारी को आदेश दे रहा है, इधर इसको आदेश दे रहा है, इधर इसको आदेश दे रहा है। ये कर्मचारी हो गए 1, 2, 3। अब आप देखेंगे यहाँ इसको अकेले ने आदेश दिए, इसको भी इसने आदेश दिया अकेले रूप में, इसने भी इसको आदेश दिए, तो ये इसके प्रति उत्तरदायी है, ये इसके प्रति उत्तरदायी है, ये इसके प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेही है, जवाबदार है। अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी डेफिनेटली। अब ये जो अधिकारी है, ये नीचे 3 कर्मचारी हैं, इनको आदेश दे रहा है, फिर ये इन तीनों को आदेश दे रहा है, ये इन तीनों को आदेश दे रहा है, ये इन तीनों को आदेश दे रहा है। तो ये तीनों जो कर्मचारी हैं इससे आदेश ग्रहण कर रहे हैं, ये तीनों इससे आदेश ग्रहण करें, ये तीनों इससे आदेश ग्रहण करें। तो इसमें क्या है? आदेश की एकता है, मतलब आदेश देने वाला एक ही उच्च अधिकारी है। भाई फिर बता रहा हूं, जैसे मान लीजिएगा यहां आप देखेंगे वास्तविक रूप में, इधर ये देखे, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ठीक है भाई। इसके बाद में यहां पर इसके द्वारा इसको आदेश देगा, फिर ये इसको आदेश दे रहा है। तो मतलब कुल मिला के बात यहाँ ये है कि यहाँ पर आदेश की एकता है, आदेश देने वाला एक ही उच्च अधिकारी है। तो एक ही उच्च अधिकारी होने के कारण या एक स्वामी आदेश देने वाला होने के कारण कार्य में समन्वय होता है। आप इसको पूरा लिख सकते हैं कि वास्तविक रूप में संगठन में एक स्वामी या आदेश देने वाला एक उच्च अधिकारी होने के कारण कार्य में समन्वय होगा। तो यहाँ पर कार्य में समन्वय होगा, तालमेल होगा, कार्य में भ्रम नहीं होगा, संगठन में भ्रम नहीं होगा, कर्मचारियों में भ्रम नहीं होगा, और वास्तविक रूप में संगठन में कार्य कुशलता से किया जाएगा, क्योंकि आदेश देने वाला एक उच्च अधिकारी है। अब इधर देखिए आप, स्थिति विपरीत है, यहाँ वास्तविक रूप में आदेश देने वाले एक से अधिक है। अब आप स्वयं देखिएगा, जैसे ये उच्च अधिकारी होगा, ये उच्च अधिकारी होगा, ये उच्च अधिकारी होगा, ठीक है। अब ये उच्च अधिकारी है, इसको भी आदेश दे रहा है, उसके बाद में इधर आते हैं तो फिर यहाँ पर इन दो को भी आदेश दे रहा है, समझ रहे हैं या नहीं? अब ये इन दो को आदेश दे रहा है, ये इसको आदेश दे रहा है। अब इधर देखेंगे आप, इधर से आइएगा, ये इसको आदेश दे रहा है, इसके बाद में ये इसको भी आदेश दे रहा है, और ये इधर इसको भी आदेश दे रहा है, इसको भी आदेश दे रहा है। इधर देखेंगे ये अधिकारी इसको भी आदेश दे रहा है, फिर इधर ये इसको भी आदेश दे रहा है, इसको भी आदेश दे रहा है, इधर ये इसको भी आदेश दे रहा है, इसको भी आदेश दे रहा है, इसको ये भी आदेश दे रहा है, ये भी आदेश दे रहा है।
तो यहाँ वास्तविक रूप में आदेश की एकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वास्तविक रूप में कर्मचारियों को यहाँ आदेश देने वाला एक नहीं है बल्कि एक से अधिक है। अब 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते। तो आप यहाँ देखिएगा लगभग 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 3 डिवाइड हो जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, संगठन में आदेश देने वाला जो उच्च अधिकारी वो एक नहीं है बल्कि एक से अधिक है। क्योंकि वास्तविक रूप में जैसे आप स्वयं देखिएगा, मान लीजिएगा ये कर्मचारी तो इसको ये भी आदेश दे रहा है और ये भी आदेश दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जवाबदार इसके प्रति होगा या इसके प्रति होगा? तो यहाँ ये उत्तरदायित्व तो निभा ही नहीं सकेगा। किसके प्रति जवाबदार होगा? किसको जवाब देगा यहाँ? तो ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि अनेक स्वामी होने के कारण यहाँ समन्वय नहीं होगा। तो आप यहाँ नोट करेंगे वास्तविक रूप में यहाँ जो ये डायग्राम है यहाँ लिखेंगे आप कि वास्तव में संगठन में अनेक स्वामी या अनेक उच्च अधिकारी होने के कारण कार्य में समन्वय नहीं होगा, कार्य में तालमेल नहीं होगा, कार्य में भ्रम होगा, संगठन में भ्रम होगा, कर्मचारी में भ्रम होगा, कर्मचारी कुशलता से कार्य नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर अकुशलता होगी और इसी के साथ में यहाँ उत्तरदायित्व भी मौजूद नहीं होगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पर आदेश की एकता है, यहाँ पर आदेश की एकता नहीं है। यहाँ आदेश देने वाला एक ही उच्च अधिकारी है, एक ही नेता है, जबकि यहाँ आदेश देने वाले एक से अधिक उच्च अधिकारी और नेता है। इसलिए यहाँ कार्य में अकुशलता होगी, यहाँ कार्य में कुशलता होगी। यहाँ कार्य में कोई भ्रम नहीं होगा, यहाँ कार्य में भ्रम होगा। यहाँ कार्य में समन्वय होगा, यहाँ कार्य में समन्वय नहीं होगा। ये आदेश की एकता का सिद्धांत है। इसके बाद में इसका पार्ट नंबर 2 लेते हैं। यस, आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये जो इधर है आदेश की एकता के भी संगठन के अंतर्गत, चाहे निजी संगठन हो या फिर मैं कहूँ सरकारी संगठन हो, जैसे निजी महाविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय, या मान लीजिएगा आप राज्य में पुलिस संगठन की बात भी कर सकते हैं। तो पुलिस संगठन की बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन होता है? डीजी होता है। कौन होता है? डीजी होता है। फिर कौन होता है? आईजी होता है, फिर डीआईजी होता है। तो डेफिनेटली वो पद सोपान होगा, लेकिन आदेश देने वाला शिखर पर कौन होता है? एक ही अधिकारी होगा, एक ही उच्च अधिकारी होगा। शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो सबसे ऊपर उसका अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। चिकित्सा विभाग की बात करते हैं तो ऊपर कौन होता है? चिकित्सा मंत्री होता है। डेफिनेटली आदेश देने वाला एक व्यक्ति होगा, जहां जिस भी संगठन के अंतर्गत, जिस भी विभाग के अंतर्गत, उसी को आदेश की एकता कहा जाता है। इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। अब इस आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है, यहाँ मैंने 6 बिंदुओं के माध्यम से नोट किया है। तो देखिएगा, नंबर 1, किसी संगठन की संरचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती है। मतलब कोई भी संगठन हो, वास्तविक रूप में उसकी जो संरचना होती है ना, वह दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती। वास्तविक रूप में चाहे निजी संगठन हो, सरकारी संगठन हो, उसके ऊपर नियंत्रण एक ही उच्च अधिकारी का या एक ही नेता का होना चाहिए। यदि 2 का नियंत्रण होगा तो फिर वहां कार्य में भ्रम होगा, कार्य में अकुशलता होगी और किसी भी रूप में कोई भी कर्मचारी जवाबदार नहीं होगा कार्य के प्रति। ठीक है भाई। दूसरा है, 2 अधिकारी सत्ता का उपयोग करते हैं तो गड़बड़ी होती है। चाहे कोई भी संगठन हो, निजी संगठन हो या सरकारी संगठन हो, यदि वास्तविक रूप में संगठन के अंतर्गत 2 अधिकारी एक से अधिक, अब आप स्वयं देखेंगे यहाँ पर एक से अधिक हो गए ना, जैसे मान लीजिएगा, आप इसको सीधा रूप में समझेंगे। अब ये कर्मचारी होगा, इसको ये भी आदेश दे रहा है और इसको ये भी आदेश दे रहा है ना, तो 2 अधिकारी सत्ता का उपयोग करते हैं तो गड़बड़ी होगी। अब यहाँ पर डेफिनेटली गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी क्या होगी? ये इसके प्रति जवाबदार हो या इसके प्रति जवाबदार हो, और अगर वास्तव में इसके द्वारा कोई गलती हो जाती है तो ये कहेगा कि इस अधिकारी ने ये आदेश दिया था, इस अधिकारी ने ये आदेश दिया था, मैं भी क्या करूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो डेफिनेटली 2 अधिकारी सत्ता का उपयोग करते हैं तो वास्तव में संगठन के अंतर्गत कार्य में क्या होगी? गड़बड़ी होगी। तीसरा है, किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। मतलब कोई भी संगठन हो, वास्तविक रूप में वहां पर प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक नेता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। अगर एक के प्रति उत्तरदायी होगा तो डेफिनेटली वह कार्य कुशलता से करेगा और कार्य में किसी भी रूप में कोई भ्रम नहीं होगा और वह इस कार्य के प्रति जवाबदार भी होगा। अगर अधिक आदेश देने वाले तो कार्य के प्रति जवाबदार नहीं होगा और वह कार्य को भी कुशलता से नहीं करेगा। चौथा है, आज्ञा देने वाले एक से अधिक होने पर विरोध व भ्रम पैदा होगा। अर्थात वास्तव में यदि संगठन के अंतर्गत आदेश देने वाले एक से अधिक हैं, जैसे यहाँ पर है एक से अधिक है, तो डेफिनेटली क्या होगा?
कार्य में भ्रम होगा और विरोध होगा। आप जैसे यहाँ देखिएगा, इसको आदेश देने वाले ये भी अधिकारी है, इसको आदेश देने वाले ये भी अधिकारी है, तो ऐसी स्थिति में इसको भ्रम होगा, इसकी बात माने या इसकी बात माने, और इसी के साथ में यहाँ विरोधी दृष्टिकोण हो जाएंगे। तो विरोधी दृष्टिकोण होगा, भ्रम होगा, कार्य भी कुशलता से नहीं होगा, कार्य अकुशलता से होगा, और ये किसी भी कार्य के प्रति जवाबदार भी नहीं होगा। पांचवा है, आदेश देने वाले अधिक होने पर विरोधी आदेश प्राप्त हो सकते हैं और कर्मचारी कठिन स्थिति में पड़ जाएंगे। अर्थात वास्तविक रूप में यदि आदेश देने वाले एक से अधिक होंगे, मैंने यह लिखा है, आदेश देने वाले अधिक होने पर विरोधी आदेश प्राप्त हो सकते हैं और कर्मचारी कठिन स्थिति में पड़ सकता है। आप सब देखेंगे यहाँ पर, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी सब में देख सकते हैं। यहाँ ये है जैसे, तो इसको ये भी आदेश दे रहा है और इसको ये भी आदेश दे रहा है। अब ये दो आदेश दे रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विरोधी आदेश प्राप्त हो सकते हैं। ये कुछ आदेश दे सकता है, ये अधिकारी कुछ आदेश दे सकता है। अब विरोधी आदेश प्राप्त हो सकते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो कर्मचारी कठिन स्थिति में पड़ जाएगा कि इसकी बात माने या फिर इस अधिकारी की बात माने। इसलिए संगठन में आदेश देने वाला केवल एक ही उच्च अधिकारी या नेता होना चाहिए। और अंतिम छठा है, आदेश की एकता के अभाव में भ्रम उत्पन्न हो सकता है तथा उत्तरदायित्व का निश्चित करना कठिन हो सकता है। सीधी सी बात है, आदेश की एकता के अभाव में, आप जैसे यही देखिएगा, मान लीजिएगा इधर तो आदेश की एकता है, आप साफ देख सकते हैं, कोई भ्रम नहीं है, किसी रूप में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इधर जैसे ये है, ये कर्मचारी है, तो इसको ये भी अधिकारी आदेश दे रहा है और ये भी अधिकारी आदेश दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आदेश की एकता नहीं है, क्योंकि आदेश देने वाले दो हो गए, एक नहीं है, आदेश देने वाले दो अधिकारी हो गए। तो आदेश की एकता के अभाव में क्या होगा, भ्रम उत्पन्न हो सकता है। अब इसको भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, इसकी बात मानिए या इसकी बात मानिए, इसके आदेश को मानिए या इसके आदेश को मानिए, भ्रम उत्पन्न हो सकता है तथा उत्तरदायित्व को निश्चित करना कठिन हो जाएगा। अब ये किसके प्रति जवाबदार हो, इसके प्रति जवाबदार हो या इसके प्रति जवाबदार हो, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उत्तरदायित्व का निश्चित करना कठिन हो जाएगा। मतलब ये भ्रम में भी रहेगा और उत्तरदायित्व को निश्चित नहीं किया जा सकता कि ये इसके प्रति जवाबदार होगा या इसके प्रति जवाबदार होगा। इसलिए संगठन में आदेश की एकता होनी चाहिए। संगठन में आदेश देने वाला केवल एक ही उच्च अधिकारी या एक ही नेता होना चाहिए। यदि एक ही नेता, एक ही उच्च अधिकारी होगा, तो ऐसी स्थिति में संगठन में कार्य कुशलता से होगा और संगठन में किसी भी रूप में कोई भ्रम नहीं होगा। और संगठन के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं, वो कर्मचारी अपने कार्य के प्रति जवाबदार होंगे। उनका उत्तरदायित्व भी निश्चित किया जाएगा कि आपको आदेश देने वाला ये उच्च अधिकारी है, आपने गलत कार्य किया है तो इन्हें आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपकी जवाबदारी है। इसलिए संगठन में आदेश की एकता होनी चाहिए, आदेश की एकता होनी चाहिए। मतलब संगठन में आदेश देने वाला केवल एक ही उच्च अधिकारी या एक ही नेता होना चाहिए। एक से अधिक है तो डेफिनेटली वहां कर्मचारी भ्रम में पड़ जाएंगे, कर्मचारी कार्य कुशलता से नहीं करेंगे और कर्मचारी किसी भी रूप में कार्य के प्रति जवाबदार नहीं होंगे। इसलिए संगठन में कार्य कुशलता से फिर नहीं हो पाएगा, कार्य का संचालन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए संगठन में आदेश की एकता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। यही संगठन के अंतर्गत वास्तव में आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता है। ये 6 बिंदु के आधार पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि संगठन में आदेश की एकता की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, फिर मैंने नीचे यहाँ डायग्राम और बनाया है, कुशलता अकुशलता। क्या मतलब हुआ कि वास्तव में संगठन में कुशलता से काम कब होगा, जब आदेश देने वाला केवल एक ही उच्च अधिकारी होगा। कर्मचारियों को सभी सदस्यों को आदेश देने वाला केवल एक वन आदेश देने वाला केवल एक ही उच्च अधिकारी होगा, तो डेफिनेटली संगठन में कुशलता होगी। और संगठन में अकुशलता कब होगी, जब एक से अधिक आदेश देने वाले होंगे। जैसे मैंने 3 लिखा है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, फिर जो कर्मचारी होते हैं उनको भ्रम उत्पन्न होगा और वो कार्य को कुशलता से नहीं करेंगे बल्कि अकुशलता से करेंगे और वो किसी के प्रति भी जवाबदार नहीं होंगे। जबकि आदेश देने वाला एक होगा तो कर्मचारी में भ्रम भी नहीं होगा और इसी के साथ में कर्मचारी संगठन में कार्य को कुशलता से करेंगे। यहाँ पर कार्य को कुशलता से किया जाएगा, कोई भ्रम नहीं होगा। जबकि आदेश देने वाले अधिक होने के कारण कर्मचारियों में भ्रम होगा और कार्य भी कुशलता से नहीं होगा। इसी के साथ में ये किसी के प्रति भी जवाबदार नहीं होंगे, जबकि ये जवाबदार होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ आदेश देने वाला एक है, यहाँ आदेश देने वाले एक से अधिक है। तो आदेश देने वाला एक उच्च अधिकारी होने के कारण, फिर से कह रहा हूँ, संगठन में आदेश देने वाला एक उच्च अधिकारी होने के कारण इसे आदेश की एकता कहा जाता है। यही आदेश की एकता का सिद्धांत है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप आदेश की एकता के सिद्धांत का अर्थ, भावार्थ, परिभाषा और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन दोनों बातों को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।